आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ आधुनिक काल पर। ठीक है, तो आधुनिक काल का वीडियो, आधुनिक काल कब शुरू हुआ और कब तक चला, ठीक है, तो उसके बारे में पहले हम बताएंगे। आधुनिक काल मतलब काव्यखंड, काव्यखंड भी कहा जाता है इसे, और भारतेंदु युग मतलब पुनर्जागरण काल 1857, कहीं कहीं जो है 1850 लिखा है, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब में 1850 से शुरू हुआ है, और कहीं कहीं किसी किसी किताबों में मिलता है 1857 ईस्वी से शुरू हुआ है और 1900 ईस्वी तक। ठीक है, और इसमें बहुत से प्रमुख कवि हैं। प्रमुख कवियों के नाम हैं, जैसे मैं 2-4 नाम ले लेती हूँ अभी। भारतेंदु हरीशचंद्र जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। ठीक है, तो ऐसे अनेकों नाम हैं जो हम आगे पढ़ेंगे ये विश्वनाथ जी की किताब में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पूर्वाभास। ठीक है, तो पूर्वाभास में क्या है? आधुनिक युग के पूर्व गद्य का उल्लेख और महत्व नगण्य है। आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया। आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया। गद्य का संबंध वैचारिकता से है। आधुनिकता इस काल में गद्य में ही नहीं पद्य में भी व्यक्त हुई है। भारतेंदु युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव भी है। आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो गई है। गद्यात्मकता का दबाव भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं। ये सब क्या हैं? गद्य की विधाएं हैं। ठीक है, अब इधर है रीतकालीन कविता में रीत, लय, संगीतात्मकता इत्यादि पर ध्यान है। अब इधर है खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का विकास कब हुआ तो उसके बारे में देखते हैं। मुगल शासन काल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग में ढालने का प्रयास हुआ। यह स्वाभाविक था। सामान्य से ऊपर उठा हुआ और उठने का आकांक्षी व्यक्ति या समुदाय जीवन के अनेक क्षेत्रों में उच्च वर्ग का अनुकरण करता है। भाषा से सामाजिक स्थिति को प्रकट करने का काम लिया जाता है। जैसे आजकल लोग बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों या वाक्यों का व्यवहार करते हैं, वैसे ही उस काल में, मुगल काल में, लोग फारसी का करते रहे होंगे। इससे खड़ी बोली की देसी शैली के समानांतर फारसी शब्दावली वाली उर्दू शैली का जन्म हुआ था। उर्दू शैली के विकास का कारण धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और प्रशासनिक भी था। अब यहाँ 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार कराई हैं। इसी कॉलेज के लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान लिखा। इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंसाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। यह काम 1803 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है। जैसे मुंशी सदा सुखलाल नियाज, ठीक है, 1746 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1824 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ये दिल्ली के रहने वाले थे। उर्दू फारसी के भी लेखक थे। इन्होंने सुख सागर लिखा और एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी जिसकी भाषा सहज एवं प्रवाहमयी है। इनकी खड़ी बोली के गद्य पर कथावाचकों तथा पंडितों की शैली का प्रभाव भी है, किंतु इससे उनकी भाषा की सहजता नष्ट नहीं हुई। अब इंसाअल्लाह खां के बारे में है 1756 में और 1817 तक। ठीक है, इंसाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी लिखी थी। इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। उन दिनों किस्सा गोई की कला काफ़ी प्रचलित थी। इंसाअल्लाह खां के गद्य पर इस शैली का प्रभाव भी है। भाषा तो इनकी नगरों की है, किंतु शैली अलंकृत या चुलबुली है। ठीक है, बीच बीच में पद्य जैसी तुकबंदी उन दिनों के उर्दू गद्य लेखन में मिलती है।
वह लल्लू लाल के यहाँ भी है और इंशाअल्लाह खां के यहाँ भी। उदाहरण के लिए यह पंक्ति भी है, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। अब लल्लू लाल जी के बारे में देखते हैं। 1763 से लेकर 1825 तक इन्होंने अपना सारा काम पूरा किया। लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा है। अरबी फारसी के शब्दों का इन्होंने अपने गद्य में बहिष्कार किया। भाषा की सजावट प्रेम सागर में पूरी है। विरामों तथा तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णों में वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र हैं। मुहावरों का प्रयोग कम हुआ है। ठीक है, अब सदल मिश्र के देख लेते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ है, सदल मिश्र का 19वीं सदी का प्रारंभ है। इन्होंने भी लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली में गद्य की पुस्तक तैयार की। पुस्तक का नाम है नाचिकेतोपाख्यान। इसकी भाषा में पूर्वीपन है। ये आरा बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहारोपयोगी है, व्यवहार में उपयोग करने वाली। ठीक है, खड़ी बोली गद्य के इन चारों प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी है। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ की ही परंपरा में उनका गद्य है। गद्य का विकास करने में ईसाई मिशनरियों, शिक्षा प्रसार के लिए लिखी गई पुस्तकों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और वैचारिकता को प्रकट करने और आगे बढ़ाने वाली पत्र पत्रिकाओं का हाथ है। इस युग में गद्य आवश्यकता बन गया है। गद्य के इस विकास में छापा खानों की बहुत बड़ी भूमिका है। छापा खानों के बिना इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती थी। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ठीक है, अंग्रेजी की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हिंदी उर्दू की भी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने की। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की भी व्यवस्था हुई। 1833 के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये 1833 के आसपास हुआ था। ठीक है, जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। कथासार मार्शमैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद था। 1840 में भूगोल सार और 1847 में रसायन प्रकाश छपा। इस तरह हिंदी गद्य में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचाने का उद्यम होना अनिवार्य था। इस तरह हिंदी गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। बंगाल में राजा राम मोहन राय इस कार्य में आगे बढ़े। 1815 में उन्होंने बंग वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया था। 1829 में उन्होंने हिंदी में बंगदूत नामक पत्र निकाला। इसके 3 वर्ष पहले 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से निकाला गया था। यह विचित्र संयोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी क्षेत्र में नहीं, उसके बाहर कलकत्ता से निकले। राजा राममोहन राय जैसे महान देशभक्त समाज सुधारक ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। हमें हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के गद्य का यह नमूना देख लेना आवश्यक था। ठीक है, यह उदंत मार्तंड पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और फारसी और बंगला में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। समाचार पत्रों की भाषा यथासंभव रूढ़ियों से मुक्त एवं व्यवहारोपयोगी होती है। वह तत्कालिकता की अभिव्यक्ति करती है। उदंत मार्तंड की भाषा इन गुणों को ग्रहण करने लगती है। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी थी, लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई। बनारस से ही 1850 में सुधाकर निकला। ठीक है, बनारस से ही 1850 में सुधाकर निकला। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। 1863 में आगरा से लोक मित्र निकाला। 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आशय यह है कि हिंदी क्षेत्र में वैचारिक विविधता का रूप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आने लगा।
इससे हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगा। ठीक है, अगला पैराग्राफ है 1837 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई है। इसका प्रभाव यह पड़ा कि शिक्षित होने का अर्थ हो गया उर्दू होना हिंदी केवल धर्म कथा पुराण आदि को सुनने सुनाने और स्त्रियों के लिए व्रत त्योहार की भाषा बनकर रह गई। उर्दू के समर्थन में गौशादा ताशी और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया। हिंदी के लिए उद्योग करने वालों में फेडरिक फिनकाट का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में वे उर्दू के हिमायती हो गए। इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम के गद्य अनुवाद द्वारा हिंदी का साध रूप सामने लाकर उसका पक्ष सुदृढ़ किया। पंजाब के पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने 1863 के आसपास अपने पांडित्यपूर्ण एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत सहारा दिया। इनका भाग्यवती 1867 नामक उपन्यास हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कहाँ प्रसिद्ध है? प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी में। ठीक है, अब इनके बारे में जानेंगे हम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वर्षों पूर्व से वे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। स्वामी जी गुजराती भाषी थे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने हिंदी गद्य का उपयोग किया था और इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत के गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी गद्य को अपने मत प्रचार का साधन बनाया। ठीक है, अब खड़ी बोली हिंदी गद्य विकसित हो रहा था। उतनी समय इसका विकास चरम पर था। यह विकास नई चेतना के प्रसार का माध्यम भी था। इस चेतना का दबाव केवल गद्य नहीं पूरे साहित्य पर पड़ना था। हिंदी साहित्य में इस नई चेतना का प्रवेश भारतीय युग में हुआ था। अब भारतीय युग का साहित्य कब आया? 1850 में आया और 1900, ठीक है, 1900 तक रहा ये। अब यह है भारतीय हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। नई चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतबद्धता से मुक्त हुआ। वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ और इसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार क्या था? भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध से अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था। उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया। जमीन को अपने कब्जे में लेकर किसानों पर लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया। माल को ढोने और सेना को सुदूर प्रदेशों तक जल्दी पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था कायम की। देसी नरेशों से समझौता किया और उनके शोषण का समर्थन किया। लुटेरी व्यापार नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को रोका भी। इसका परिणाम 1857 का सिपाही विद्रोह था। इसमें किसानों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, इसका परिणाम क्या था? इसका परिणाम 1857 का सिपाही विद्रोह था। इसमें किसानों ने हिस्सा लिया था जो विद्रोह चल रहा था। गैर सैनिक किसानों ने भी इस लड़ाई में साथ दिया। इसका रूप असांप्रदायिक था। विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेजों की लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। बहादुर शाह के नाम से जो इश्तहार विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया था उसमें जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी नौकरों, कारीगरों आदि की स्थिति अलग अलग बयान की गई है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों ने नील कपड़ा और जहाज़ों में भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार पर इजारा मतलब एकाधिकार कायम किया है। केवल मामूली चीज़ों का व्यापार यहाँ के लोगों के हाथ में रहने दिया है। लेकिन इसमें भी मुनाफा कमाने की बहुत सी तरकीबें निकाल ली गई हैं। चुंगी वगैरह के जरिए व्यापारियों पर भी वे भारी टैक्स लगाते हैं। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर इन स्थितियों का प्रभाव है। वे देश की दशा पर द्रवित होते हैं। उनके साहित्य में नई विषय वस्तु जुड़ गई है।
यह नई विषय वस्तु देश प्रेम है जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित है। इसमें भाषा, समाज सुधार, पाखंड उद्घाटन बहुत कुछ है, लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु आर्थिक है। वे आर्थिक विषमता का वर्णन चित्रण जिस स्वर से करते हैं वह सिपाही विद्रोह के नेताओं के स्वर से बहुत मिलता जुलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसका पहला प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य लिखा गया है उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया है। ठीक है। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब पर अपने विचार प्रकट किए। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे व्यक्ति नहीं संस्था थे, इसलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। हमें विश्वास है कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को, आ भी जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, अब देखिए रामचंद्र जी ने क्या कहा। उन्होंने भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा कर दिया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, लोगों की अभिरुचि बदलाव हो गई थी, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में क्या है, देखिए, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकाल कर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतीय युग की जनवादिता को ध्यान में रखते हुए लिखा है, भारतीय युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक भी थे। 19वीं सदी में आगे पीछे पूरे देश में नवजागरण की लहर दौड़ जाती है। इस नवजागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप से संपर्क दोनों का प्रभाव है। हिंदी क्षेत्र के नवजागरण पर मुख्यतः अंग्रेजों के शोषण, 1857 के सिपाही विद्रोह और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव है। ठीक है। भारतेंदु इस नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके समान धर्मा साहित्यकारों की रचनाओं से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन भी हुआ है। इस आधुनिकता के प्रधानतः 3 लक्षण है। पहला लक्षण है वह यथार्थ बोध पर आधारित है। साहित्य काव्य रूढ़ियों, कवि शिक्षा या किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करने लगा है। अब दूसरा लक्षण है यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ यथार्थ की विषमता का बोध होता है। इसीलिए इस युग के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषमताओं एवं विरूपताओं का उद्घाटन किया है। तीसरा है विषमता बोध से उत्पन्न संवेदना में पीड़ा या छटपटाहट भी है। रचनाकार अपने साहित्य से इस विषमता को पाटने का उद्देश्य व्यंजित करने लगा। इसलिए आधुनिक साहित्य रस मग्न करने के स्थान पर आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा भी देने लगा। साहित्य सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व से युक्त हो गया। रीतिवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य की यही विशेषता थी जिसका प्रवर्तन भारतेंदु जी ने किया है। ये तीसरा था। अब हम अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त होने पर साहित्य की विषय वस्तु का विस्तार हुआ। अनेक नई स्थितियां, दृश्य घटनाएं साहित्य की विषय वस्तु परिधि में आ गई है। रचनागत नवीनता इसी बात में निहित होती है कि जहां पहले रचना दृष्टि नहीं जाती थी वहां जाने लगी। वस्तु के विस्तार और वस्तुगत संवेदना की नवीनता का विधाओं पर असर पड़ता है। भारतीय युग में अनेक नई विधाओं का भी प्रवर्तन हुआ।
इनमें से अधिकांश गद्य विधाएं थी। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक विषयों पर विचार का प्रसार हुआ। संपादकीय और निबंध हिंदी साहित्य में नई वस्तु थे। ठीक है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग जहाँ से शुरू हुआ है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको मैं दोबारा से फिर बोल दे रही हूँ। जैसे कि भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया, लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया, रेल व्यवस्था कायम की, उनके शोषण का समर्थन किया, अर्थव्यवस्था के विकास को रोका। ठीक है, भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर इन स्थितियों का प्रभाव है। नई वही विषय वस्तु देश प्रेम है जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित है। मुख्य विषय वस्तु आर्थिक है। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा, भारतेंदु का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसका पहला प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य लिखा गया है उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया है। ठीक है, अब ये भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था, वे व्यक्ति नहीं संस्था थे। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में है, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्त की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। ठीक है, अगला है, भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत ना थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक भी थे। अब नव जागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप से संपर्क दोनों का प्रभाव है। ठीक है, अंग्रेजों के शोषण, हिंदी क्षेत्र के नव जागरण पर मुख्यतः अंग्रेजों के शोषण, 1857 के सिपाही विद्रोह और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव है। ठीक है, प्रधानतः 3 लक्षण है। ये पहला लक्षण है, ये दूसरा लक्षण है, ये तीसरा लक्षण है। ठीक है, अब जैसे साहित्य सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व से युक्त हो गया है। रचनागत नवीनता इसी बात में निहित होती है कि जहाँ पहले रचना दृष्टि नहीं जाती है थी वहाँ जाने लगी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब निबंध पर बात करते हैं। ठीक है, निबंध इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। हिंदी निबंध और भारतीय पत्र पत्रिकाओं का उद्भव एक साथ हुआ। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार भी थे। वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए अपने विचारों का प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे। अनेक विषयों पर अपने विचार निबंधों में प्रस्तुत करते थे। भारतेंदु युग के साहित्यकार जीवंत व्यक्तित्व वाले थे। व्यक्तित्व की छाप सबसे ज़्यादा निबंध में उभरती है। निबंधों में इन साहित्यकारों की जीवंत व्यक्तित्व की छाप है। उनके व्यक्तित्व की मस्ती इन निबंधों के व्यंग, विनोद, हास, प्रयास और एक प्रकार की स्वच्छंदता में दिखलाई पड़ती है। इन प्रारंभिक निबंधों का रूप थोड़ा अनगढ़ है। वे ललित, विचारपरक, अनौपचारिक और व्यंग विनोदपूर्ण है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गद्य प्रबंध कहा है। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा गंभीर विषयों पर लिखते समय भी चुलबुली और पूर्वी प्रयोगों से युक्त होती थी। उन्होंने भौं, बात, मनोयोग, समझदार की मौत है आदि निबंध लिखे। राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा, भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा आदि इस युग के प्रसिद्ध निबंध हैं। भारतेंदु ने नाटक पर जो निबंध लिखा उसे विचार परक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रख सकते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। आँख, कान, नाक आदि को लेकर उन्होंने मुहावरों की अनोखी छटा दिखाई है। वे अंग्रेजी, फारसी शब्दों का प्रयोग अपने निबंधों में धड़ल्ले के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये सब निबंध थे उनके। अब अगला है नाटक। नाटक है विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक का पुनर्प्रचलन था। इसका संबंध यथार्थ के विषमता बोध से है। इसी बोध के कारण भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण नाटकीय रचनाएं व्यंग्यपूर्ण भी थी। व्यंग सामाजिक विरूपता, कथनी, करनी एवं सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को प्रकट करने का प्रभावशाली साधन है। व्यंग भंडाफोड़ या उद्घाटन के माध्यम से
वस्तु स्थिति को उचित रूप में प्रस्तुत करता है। नई सामाजिक चेतना का दबाव ही था कि गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। भारतेंदु ने काफ़ी संख्या में मौलिक नाटक लिखे और बंगला और संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया। चंद्रावली में प्रेम का महत्व है तो भारत दुर्दशा में देश की दशा का विशस्य विस्मोषधम, जहाँ देसी रियासतों के कुचक्रों की जीवंत झांकी है, वहीं अंधेर नगरी उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यंग नाटक है जो सत्ता की विवेकहीनता का रूप सामने लाता है। श्रीनिवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर नाटक लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने कलि कौतुक, रूपक और भारत दुर्दशा नाटक लिखे। भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें भारत, कलयुग, आलस्य आदि पात्र हैं। श्री राधाशरण गोस्वामी के 2 प्रहसन, बूढ़े, मुँह मुहासे और तन मन धन तथा श्री गुसाई जी का अर्पण महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय युग में नाटक विधा का पुनर्प्रचलन हुआ और उस पर अपने समकालीन जीवन के बोध का दबाव है। ये तो रहा नाटक। अब हम देखते हैं उपन्यास। उपन्यास में क्या क्या है? भारतेंदु का ध्यान उपन्यास लिखने की ओर भी गया था। उन्होंने एक मित्र को पत्र में लिखा, जैसे भाषा में अब कुछ नाटक बन गए हैं, अब तक उपन्यास नहीं बने हैं। आप या हमारे पत्र के योग्य सहकारी संपादक जैसे बाबू काशीनाथ व गोस्वामी राधाचरण जी कोई भी उपन्यास लिखे हों तो उत्तम। इस युग में श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु और बालकृष्ण भट्ट ने 100 वजान और 1 सुजान नामक उपन्यास लिखे। दोनों कृतियां मूलतः नीतिपरक एवं उपदेशात्मक है। भट्ट जी की रचना यथार्थ चित्रण और व्यंग विनोद से भरपूर है। भट्ट जी गद्य के बीच संस्कृत के श्लोक और उर्दू के चलते शेर खूब डाल देते थे। राधा कृष्ण दास ने निःसहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा, जिसका नाम यद्यपि निःसहाय हिंदू है, लेकिन उपन्यास में हिंदू मुसलमान मित्रता दिखाई गई है। इस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यासकार बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। इनके लिखे 2 उपन्यास चंद्रकांता 1891 में और चंद्रकांता संतति अत्यधिक लोकप्रिय हुए। एयारी और तिलस्मी उपन्यास है। रोचकता एवं मनोरंजन ही इनकी विशेषताएं हैं। इन उपन्यासों की लोकप्रियता को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी इससे। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए, चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। समझ में? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने इस काल में अनेक उपन्यास लिखे हैं। आदर्श रमणी 1890 में व लवंगलता 1890 उनमें प्रमुख है। उन्होंने 20वीं सदी के प्रथम दशक में भी उनके उपन्यास लिखे हैं। कहानी है, इस काल में कुछ कहानियां भी लिखी गई। स्वयं भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक कहानी लिखनी शुरू की थी, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना को भी कहानी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का आधुनिक काल का वीडियो मैं इसी कहानी पर समाप्त करती हूँ। अब नए वीडियो के साथ फिर मैं अगले दिन मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।